तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। तो सबसे पहले आता है एटम, जिसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो चलिए पता करते हैं इन सब के बारे में। तो चैप्टर 1 यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो हम जिस मैटर के बारे में बात कर रहे थे ना, उसी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। मतलब वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर मैटर एक वो बड़ी सी बिल्डिंग है तो उसमें जो छोटी छोटी ईंटें हैं ना, वो ईंटें हैं हमारा एटम। तो एटम में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हर एक एटम यूनिक होता है। मतलब मान लीजिए वो गोल्ड का एटम है तो अलग होगा, सिल्वर का एटम है तो अलग होगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक प्रॉपर्टी होगा। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो एकदम छोटी छोटी एंटिटीज होती हैं जो एक एटम में, एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल गोल घूमती रहती हैं। गो अभी हम गोल गोल पढ़ तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि वो पाथ हमेशा गोल गोल नहीं होता। हाँ, तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं छोटे छोटे, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। अब बारी आती है प्रोटॉन्स की। हमारा एक दोस्त होता है ना, जो हमेशा कहता है कि अरे टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स भी वैसा ही एक दोस्त होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स का तो चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं क्या? नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं गोल गोल, और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अभी जैसे कि एटम में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ और एक पार्टिकल होता है, वो होता है न्यूट्रल। मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। और वो कहाँ होता है? वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। अगर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होंगे ना, तो वो जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होंगे ना, तो जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल ही करेगा ना। लेकिन न्यूट्रॉन्स की वजह से ये रिपेल नहीं होते, एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। ये बिल्कुल हमारी दादी की जैसे होता है, जो कि जब भी कोई घर में झगड़ा करता है, छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं, तो दादी आके झगड़ा नहीं रोक देती कि बच्चों झगड़ा मत करो, अच्छे से रहो। बिल्कुल न्यूरॉन्स एकदम दादी जैसे होते हैं, अच्छे से सबको रखते हैं। अब एटम्स को चाहिए होती है स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी एटम्स को मिलती है कभी बॉन्ड बना के, कभी कुछ बॉन्ड्स तोड़ के। हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है ना, वैसे ही एटम्स भी हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसलिए एटम्स कभी कभी बॉन्ड बना के स्टेबल होने की कोशिश करते हैं दूसरे एटम्स के साथ। कभी कभी जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, अगर वो अनस्टेबल हो जाए, तो वो तोड़ के वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। एटम्स हर जगह होते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स सांस ले रहे हैं। जो हम सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स सांस छोड़ रहे हैं। पूरी दुनिया भर में अलग अलग टाइप के एटम्स फैले हुए हैं। तो चलिए अब इस एटॉमिक जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एटॉमिक नंबर्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की तरफ। जैसे कि हमारा आधार नंबर हमारी आइडेंटिटी होती है, वैसे ही एक एटम का एटॉमिक नंबर उसकी आइडेंटिटी होती है। अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो चेंज हो सकता है। कभी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है, तब वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। पर उसके अंदर जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हमारी आइडेंटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, तो जो हम वो कांस्टेंट रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रोटॉन्स की संख्या हमारे मतलब एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर? हमारा एटम का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, उसका जो नंबर होगा, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और यही एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारा एटम कहाँ होगा, पहले नंबर पे होगा कि लास्ट नंबर पे होगा, मतलब कौन से नंबर पे होगा। और ये नंबर हमें कहाँ से मिलता है? जस्ट फॉर क्विक रिविजन, एटम के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उससे।
तो अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स मान लीजिए कोई एक एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम के हमने सुना है ना कि 3 आइसोटोप्स होते हैं। उस तो आइसोटोप्स में क्या होता है ना, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है। न्यूट्रॉन के काउंट सेम नहीं होते, लेकिन प्रोटॉन का काउंट सेम होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, उनमें प्रोटॉन्स तीनों में ही एक ही है, लेकिन किसी में न्यूट्रॉन 1 है, तो किसी में न्यूट्रॉन 2 है, तो किसी में न्यूट्रॉन्स 3 है। इसीलिए उनके 3 आइसोटोप्स बन गए, हाइड्रोजन पहला वाला, नॉर्मल वाला, उसके बाद क्या, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और ये जो आइसोटोप्स होते हैं ना, ये कभी कभी रेडियो एक्टिव भी निकल जाते हैं। मतलब जैसे कि कार्बन का एक आइसोटोप है, कार्बन 13। नॉर्मल कार्बन जो C12 है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, वो तो रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन जो C13 होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या एक ज़्यादा होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो रेडियो एक्टिव होता है। वो कार्बन डेटिंग, मतलब पुरानी चीज़ों की उम्र पता करने के लिए काम आता है। फॉसिल्स की एज डिटेक्ट करने के लिए, या फिर बहुत पुराना पेड़ है, वो कितना साल पुराना होगा, उसकी एग्जैक्ट एज वगैरह अगर हमें पता करनी हो, तो हम कार्बन डेटिंग से उस आइसोटोप के साथ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है आइसोबार्स की। आइसोबार्स सुनने में भले ही आइसोटोप्स जैसा लगे, पर थोड़ा अलग होता है। आइसोबार्स में क्या होता है, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, पर एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। मास नंबर मतलब उनका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है वो सेम होता है, मगर उनका एटॉमिक नंबर अलग होता है। तो एटॉमिक नंबर में हम क्या देखते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं। तो मास नंबर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है मास नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर, क्लोरीन और आर्गन की इमेजेस बनाई हुई है। और सल्फर में 16 प्रोटॉन्स है और 24 न्यूट्रॉन्स है। तो उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा ना। ऐसे ही क्लोरीन में भी 17 प्रोटॉन्स और 23 न्यूट्रॉन्स हैं। 17 और 23 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 40। सिमिलरली सल्फर में, नहीं, आर्गन में 18 प्रोटॉन्स है और 22 न्यूट्रॉन्स है। तो अगर हम 18 और 22 को जोड़ेंगे तो फिर से हमें मिलेगा 40। मतलब इन तीनों केसेस में हमारा मास नंबर यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम 40 है, मगर एटॉमिक नंबर अलग है। एक जगह है 16, एक जगह है 17 और एक जगह है 18। माफ़ करना फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आर्गन के नीचे जो सिंबल बना है वो गलती से सल्फर का बन गया है। तो चलिए अब बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और जो हमें बताता है कि एटम कैसे हो था। मतलब बहुत पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था कि शायद एटम और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शायद इस तरह से होंगे, पर धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है। लेकिन पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बताया था। तो सर जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल ने एक क्रांति लाई, जिसकी वजह से एटम्स को लेके और ज़्यादा रिसर्च में वृद्धि हुई। लोगों को और जानने का इंटरेस्ट जगा इस मैटर में, इस बारे में। तो क्या हुआ, और ज़्यादा रिसर्च हुई और ज़्यादा रिसर्च हुई, फिर धीरे धीरे लोगों ने उनकी थियोरी को डिसप्रूव भी किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनकी इस थियोरी ने पहल की कि हम पता करते हैं कि क्या होता है एटम के अंदर। तो चलिए पता करते हैं कि क्या होता है एटम के अंदर। तो थॉमसन का ऐसा मानना था कि आपने पुडिंग देखी होगी ना, या फिर खीर। खीर में क्या होता है, एक कटोरी खीर में बीच बीच में किशमिश, बीच बीच में काजू या बादाम हमें मिलता है ना। तो उनका ऐसा मानना था कि जैसे कि पुडिंग में ऐसे बीच बीच में खीर या किशमिश या फिर प्लम, मान लीजिए प्लम फ्रूट डाल रखा है, वो था होता है, वैसे ही पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बीच बीच में कहीं रैंडमली मिल जाते हैं।
इसको और एक नाम भी दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल ही ऐसा दिया था पुडिंग का, प्लम पुडिंग का, कि पुडिंग में मान लीजिए छोटे छोटे प्लम फ्रूट्स के टुकड़े टुकड़े अगर हम डाल के रखेंगे तो एक जगह पे थोड़ी इकट्ठे एकत्रित नहीं रहेंगे ना, अलग अलग एक उधर ऐसे ही पूरे उसमें फैला हुआ रहेगा ना। हम क्या करते हैं, हमने देखा है ना खीर में क्या होता है, एक कटोरी खीर में पहली बाइट में हमें किशमिश तो नहीं मिलता, एक जगह पे किशमिश मिलता है, फिर और थोड़ी देर बाद हमें काजू मिलता है, पूरे ऐसे ड्राई फ्रूट्स ऐसे फैले हुए होते हैं ना। तो उनका भी ऐसा मानना था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली कहीं भी प्लेस्ड होते हैं। ये उन्होंने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट से पता किया था, जिसके बारे में एक दिन हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, पर आज वो दिन नहीं है। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि क्यों ये मॉडल इतना इम्पोर्टेंट था? ये मॉडल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसी मॉडल की वजह से हमें उन्होंने ये एक असम्पशन दिया कि एटम्स के अंदर कुछ ऐसे जो पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो इस तरह से बिखरे हुए हैं। तो उसी कारणवश सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में भी लोगों की रुचि और बढ़ी। उसके बाद और भी कई सारे मॉडल्स निकले, जैसे रदरफोर्ड्स, बोर का मॉडल। तो अलग अलग लोगों ने इस बारे में और जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, सिर्फ उनकी उस काम से इंस्पायर होके कि नहीं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, हम भी करके देखते हैं, शायद कुछ और पता चल जाए हमें। इस मॉडल की सबसे ख़ास बात ये है कि यही मॉडल था जिसने वो एकदम पहले ऐसा माना जाता था कि एटम्स इंडिविजिबल है, मतलब तोड़े नहीं जा सकते और छोटे छोटे भागों में भाग नहीं किया जाता एस एटम को। ये मॉडल एक पहला मॉडल था जिसने ये सजेस्ट किया कि नहीं, एटम्स को भी हम और छोटे छोटे भागों में भाग कर सकते हैं, एटम्स के अंदर भी हमें और छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल सकते हैं, जो कि आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। पर इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी इस मॉडल में कुछ तो कमियाँ रह गई, जिसकी वजह से आई दूसरे मॉडल्स, जैसे कि रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल। तो क्या क्या कमियाँ थी इस मॉडल में? ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इसने बताया, इस मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक पुडिंग में जैसे फ्रूट्स होते हैं रैंडमली कहीं पे भी ऐसे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो चार्ज क्या होगा फिर हमारे एटम का, और वो चार्ज बैलेंस कैसे होगा, न्यूक्लियर वो चार्ज बैलेंस का कुछ वो नहीं बताया हमें, तरीका नहीं बताया। तो न्यूक्लियर चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, न्यूक्लियस कहाँ पे है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता चला इस मॉडल से। और हमें ये भी नहीं पता चला कि अगर मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारे प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग या फिर थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसे रैंडमली है, वो ग्राउंड स्टेट में, लेकिन अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, उनकी पोजीशंस कैसे चेंज होंगी, उनके डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे, कुछ नहीं बता पाया। तो उसके बाद कुछ और थियरीज आगे बढ़ी। तो थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशंस के बाद फिर उजागर हुआ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ने अ, थोड़ा मॉडिफिकेशंस किया थॉमसन्स मॉडल को, काफ़ी कुछ चेंजेस देखने मिले। तो चलिए आगे जानते हैं क्या होता है रदरफोर्ड्स मॉडल में। सो वेलकम टू रदरफोर्ड्स वर्ल्ड। तो रदरफोर्ड एक्चुअली एक केमिस्ट नहीं थे, बल्कि एक फिजिसिस्ट थे, और अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान उन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है उसको और अच्छे से डेवलप किया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया और उसको अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्डमेंट किया, मतलब उस पे बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स किसी एक सोर्स की मदद से उस पे गिराए। तो उससे क्या हुआ ना, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो पास हो गए गोल्ड फॉइल के सरफेस से, मगर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ गए सोर्स पर, सोर्स की तरफ वापस आ गए। तो वो वापस आए, मतलब वो किसी एक मजबूत चीज़ से टकराए होंगे ना, मजबूत या भारी चीज़ से टकराए होंगे, जिसकी वजह से वो वापस आ गए। तो इसी बात से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तरफ हम आगे बढ़े।
तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के सरफेस से क्रॉस करके चले गए, पार हो गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करके वापस आ गए ना। तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए वो क्यों आए, क्योंकि वो किसी डेंस पूरे गोल्ड फॉयल के किसी एक पार्ट में कुछ एक डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट था, तो उस डेंस सब्सटेंस से टकरा के वापस आए। तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि एटम्स में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो काफ़ी डेंस होता है, और वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ऐसे तो हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट पाथ हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वो ऐसे ही सीधी रेखा में नहीं घूम रहे होते, वो ऐसे ही रैंडमली वाइब्रेशंस की तरह न्यूक्लियस के आसपास ऐसे एक मोशन की तरह घूम रहे होते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन में कूद कूद के घूम रहे होते हैं। तो एक इसीलिए बोलते हैं ना कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंट पोजीशन और एक प्रिंसिपल मिलेगा आप लोगों को, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। उसमें आपको पता चलेगा कि मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह हम पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसका पोजीशन कांस्टेंट ही नहीं होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। मान लीजिए कोई एक शैतान बच्चा है, वो किसी एक गोल सी चीज़ के आजू बाजू कूद कूद के घूम रहा है, तो कभी वो ज़मीन पे होगा, कभी वो ऊपर होगा, कभी वो ज़मीन पे होगा, कभी वो ऊपर होगा। तो इसी तरह से अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं। भले ही रदरफोर्ड का मॉडल कमाल का था, मगर इस रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां निकल गई। ये कमियां, सबसे पहली कमी ये थी कि हमें बता नहीं पाए, रदरफोर्ड हमें ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिर जाता, या फिर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक एनर्जी लेवल जब एक जगह पे वो घूम रहा होता है तो कितना होता है। तो ना ही वो हमें ये बता पाए कि वो घूम घूम के न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता, और ना ही वो हमें ये बता पाए कि जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होती है उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सब हमें नहीं बता पाए। और क्योंकि वो हमें ये नहीं बता पाए, तो इसी कारण की वजह से दूसरे साइंटिस्ट को और इस बारे में रिसर्च करने का मौका मिला। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था ना कि इन्हीं सब कारणों की वजह से दूसरे साइंटिस्ट को मौका मिला कि चलिए देखते हैं क्यों वह ये नहीं बता पा रहे, हमें तो पता करना चाहिए। तो ऐसे ही क्वांटम फिजिसिस्ट के साइंटिस्ट थे, क्वांटम फिजिसिस्ट थे एक्चुअली, फिजिसिस्ट साइंटिस्ट कैसे अजीब सा लगता है सुनने में। क्वांटम फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नील्स बोर जिन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्वांटाइजेशन मतलब एक एनर्जी जो होगी वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड होती है। तो ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर जो उससे हमें ये भी बताया उन्होंने कि एनर्जी लेवल्स जो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर घूम रहे होते हैं, तो उनका भी एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, और वो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब वो भी छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड होती है। एंड उसकी वजह से ही हम इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर पाए कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार घूम घूम के न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता। तो चलिए थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं हम बोर्स मॉडल। वैसे क्या आपको पता है, रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज़ मिला था, और एटम की वजह से नहीं मिला था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ डिस्कवर करने की वजह से। और अल्फ़ा पार्टिकल का टर्म भी उन्होंने ही कॉइन किया था, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ना, और उन्होंने ही उन कंपोनेंट्स का नाम रखा कि हाँ इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलेंगे।